Okay. Okay, fine. Let me share my screen first. So hello everyone, once again welcome you all to the Sports Science Academy, and today we are going to study about the respiratory system, everything related to respiratory system, its effect ड्यू टू एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक से लेके जाएंगे इफेक्ट तक, बेसिक से लेके जाएंगे इफेक्ट तक कि क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वेंटिलेशन में कैसे चेंजेस आएगा, कैसे रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रेट हमारा बढ़ेगा, उसे कैसे पता चलेगा, सेंटर्स क्या होंगे, न्यूरल कंट्रोल कैसे होगा, मिरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इपोक क्या होता है, आपने कई सारी टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. यूजीसी नेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और आपकी कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे टीजीटी, पीजीटी और एनी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल एग्ज़ाम, हर किसी में इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. बिफोर प्रोसीडिंग टू द मेन टॉपिक, मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट कुछ ब्रीफ करूँगा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूँगा रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, देन वी विल प्रोसीड टू द मेन पार्ट. ओके, कहीं ना कहीं ये कुछ आ जाता है एग्जाम्स में भी, तो ये भी हमें पढ़ना जरूरी है. पेन कहाँ गई? चलो स्टार्ट करते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मेरे को आपको इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका फंक्शन क्या है आपको सभी को पता है ना. इट्स वेरी बेसिक्स. लंग्स होता है इसमें, है ना, ये सारी स्ट्रक्चर होता है लंग्स का. इसका मेन रोल है ऑक्सीजन को गैसेस को ट्रांसफ़र करना. ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. इसका फंक्शन क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करना और एसिड बेस को रेगुलेशन करना. ये कैसे होता है आगे जाके पता चलेगा आपको. रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट के हिसाब से देखें, न्यूबॉर्न बेबी का ज़्यादा होता है, चाइल्डहुड में जाते जाते देखेंगे, और एडल्ट का इतना होता है. रेस्पिरेशन को अगर क्लासिफाई करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन? हाँ, ठीक है, इन्वायरमेंटल लंग्स में. और ये क्या होता है, इंटरनल होता है सेलुलर लेवल पे. ठीक है, ये टिश्यूज है, ब्लड का है, और ये क्या है, सेल है, टिश्यूज है. तो ये सेलुलर लेवल पे जो होती है वो इंटरनल एक्सपायरेशन है, और इन्वायरमेंट से जो एक्सचेंज होती है लंग्स में जाती है, गैसेस और लंग्स से इन्वायरमेंट में जाती है, ये होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्लियर. पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन आता है एनाटॉमी के लंग्स के ऊपर. स्ट्रक्चर अगर हम देखें लंग्स का, नोज है. मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कवर करूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पता है आपको, और इसमें फैक्चुअल चीज़ें आप डायग्राम से देख के भी पढ़ सकते हो. नेजल कैविटी है, फिरेक्स है, लेरेक्स है, ट्रेकिया है. ये ट्रेकिया होता है ना. ब्रोंकोस, ब्रोंकिलॉइल, टर्मिनल ब्रोंकोइल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकोइल, एल्वोलर डक्ट, एल्वोलाई. एल्वोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है. राइट, क्या पे होता है गैसेस का एक्सचेंज? एल्वोलाई में होता है. अगर ऊपर वाला पार्ट देखें, ये अपर पार्ट देखें, नोज से लेके ये डक्ट तक, तो ये कंडक्टिंग जोन है. यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता. ये क्या करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है, एक रास्ता देता है एयर को मूव करने के लिए. गैसेस का एक्सचेंज मेनली होता है इस पार्ट में, एल्वोलाई में, एल्वोलाई डक्ट में भी लिटिल बिट में भी देयर. इस एरिया को बोलेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट. इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी यूनिट बोल सकते हैं. मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है, चेंज कर, दिख तो रहा है. रेस्पिरेटरी यूनिट भी बोल सकते हैं इसको. रेस्पिरेटरी इसको बोलेंगे जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या, या चल रही है अभी? इसमें आ रही है, चल रहा है ना. हाँ, ये अटक गया इसका, तो मेरे को बोल रहा है दिक्कत.
कंडक्टिंग जोन है ना, कंडक्टिंग जोन का काम क्या है? एयर को फिल्टर करना, ह्यूमिडिफाई करना एयर को, है ना, टेम्परेचर को नॉर्मल करना। अब देखो आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नोज का। नोज से ठंड के टाइम पे क्यों ब्रीथिंग लेनी चाहिए? ठीक है, जैसे अब देखो बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, सपोज बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, पर हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नोज से क्या होता है, ये जब जाता है ना तो ये क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है टेम्परेचर। क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो नोज की ब्रीथिंग जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें नोज से ब्रीथिंग करना चाहिए ताकि क्या हो, ये टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है थ्रू दिस। बाहर का टेम्परेचर कितना भी कम रहता है, जैसे हम हाउस है हमारा, अगर हम विंडो ओपन कर दें और बाहर बहुत ठंडी है, तो विंडो अगर ओपन रहेगी तो आपको आपके रूम का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर किसी तरह मैच कर लेगा, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा एक टाइम बाद। ठीक है, अंदर भी बहुत ठंडा हो जाएगा। बट हमारी बॉडी में ये भी है ना, एक ओपन विंडो की तरह है नोस, पर ये नोस से ट्रेवल हमारी एक फंक्शन है नोस का कि ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। ठीक है, वेंटिलेशन क्या होता है? कुछ नहीं है, छत में हमारी वेंटिलेशन होता है, खिड़की होती है जहाँ से एयर का मूवमेंट होता है इन एंड आउट, वैसे ही हमारा वेंटिलेशन है, एयर का मूवमेंट होना, लंग्स से बाहर जाना अंदर आना, मतलब ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को लेना वेंटिलेशन है। हाइपर वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग का बढ़ना। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना मॉलिक्यूल का। ये मेरे पास दो पाथ है, इधर की साइड में मॉलिक्यूल ज़्यादा है। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूवमेंट होता है हमेशा, इधर की साइड में लो मॉलिक्यूल है तो टेंडेंसी होगी कि इधर की साइड में जाएगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना किसका, मॉलिक्यूल का, राइट। अगर हम वाटर का मूवमेंट बात करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, फ्लूइड का मूवमेंट को बोलेंगे। यहाँ पे क्या गैसेस का और किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, तो स्पेसिफिकली टर्म दिया गया है डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज है ना, इसको आप पढ़ लेना। स्नीजिंग, कफिंग, फिजियोलॉजिकल सेंटी क्या होता है, डिफाइन इज अ डाइवर्सन ऑफ थ्रू विच वेनस ब्लड इज मिक्स विथ आर्टेरियल ब्लड। इसको आगे जाके पढ़ेंगे हम, क्या होता है जब हमारी ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अच्छे से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है ना, तो वेनस ब्लड क्या हो जाता है, वेनस ब्लड बढ़ जाता है अपना लेवल। ये इसमें आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ जनरल सी टर्मिनोलॉजीज है। स्पायरोमीटर से हम क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज को क्या बोल सकते हैं, जो लंग्स की कैपेसिटीज वॉल्यूम से उसको मेजर करते हैं। और तरीका है लंग्स की कैपेसिटीज मेजर करने का, प्लेथेस्मोग्राफ। क्या है एक और तरीका, स्पायरोमेट्री। ये ड्राई स्पायरोमेट्री होता है, कंप्यूटराइज्ड स्पायरोमेट्री होता है। प्लेथेस्मोग्राफ भी होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं लंग्स की कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स। स्पायरोग्राम क्या होता है, जो भी ग्राफ बनता है, जैसे जो भी वॉल्यूम्स एंड लंग्स की कैपेसिटीज को इंडिकेट करता है थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उसको बोलेंगे स्पायरोग्राम, है ना। और भी और टर्मिनोलॉजीज हम आगे देखेंगे, तो अभी के लिए तो यही है। कंपाइलेंस क्या होता है कि एक्सपेंड होना लंग्स का, थोरेक्सिक कैविटी का, जैसे वहाँ पे हमने डिस्टेंसिबिलिटी देखा था, वैसे यहाँ पे इसको कंपाइलेंस, एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरेसिक टू एक्सपेंड, एक्सपेंडेबिलिटी, कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो पा रहा है, उसको बोलते हैं कंपाइलेंस। तो ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज है रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्नेपिया, और ये और भी सारी टर्मिनोलॉजीज है, हम आगे देखेंगे। मैं देख लेता हूँ कभी और कुछ है तो, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे हमने ब्रेडिकेडिया, ट्रेकिकार्डिया, ये सब हमने देखा था, वैसे यहाँ पे अगर हम देखें, एवरीवन नोट डाउन कुछ टर्मिनोलॉजीज है। टेक्निया, टेक्निया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर देखें तो क्या मतलब हो सकता है, इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट। एवरीवन राइट इट डाउन। ये डिस्नेपिया वगैरह पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ में सुने बेटा।
सो हियर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, सबसे पहले क्या है टेक्निया. इसका मतलब क्या होता है, एवरीवन राइट इट डाउन. इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना. सेम उसमें था ब्रेडिनिया, यहाँ पे ब्रेडिनिया है. ब्रेडिनिया इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग. ठीक है, एक और वर्ड है पॉलिपनिया. पॉलिपनिया का मतलब क्या होता है, ओनली रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना. ओनली इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट, नॉट फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन. लेट चल रहा है, एक मिनट. स्क्रीन लेट चल रहा है क्या? एक मिनट. हाँ, तू बाहर कैसे हो गया? हाँ, तेरे में तूने हॉटस्पॉट कनेक्ट करके रखा है यहाँ का वाईफाई. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, मैं एक बार रिज्वाइन कर लेता हूँ. मोहित तेरा बेसमेंट है ना, उसको बोल क्या अगर ये वाईफाई से कनेक्ट है तो बंद कर दे. ये देख क्या, तो ये मोहित और ये वाईफाई एक बार देख क्या. अच्छा अच्छा, यार ये क्या गड़बड़ है यार. अब आया. हेलो, ओके. अभी देखना, स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस. अभी देखना, अभी देखना अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा. मैं लिख रहा हूँ अभी एपनिया. अभी भी ब्रेक कर रहा है क्या? अभी भी फ्रीज कर रहा है क्या स्क्रीन? इसको यहाँ पे लिख के देखता हूँ. यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी वही आ रहा ना. चलो ठीक है, मैं बोलते जाता हूँ, लिखते जाना भी है. एपनिया का मतलब क्या होता है, टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग. लिखो, टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग. एवरीवन राइट. पॉलिपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, सिर्फ रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, नॉट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. जैसे कार्डियक आउटपुट में हार्ट रेट का बढ़ना, हार्ट के रिलेट में अगर हम देखें, स्ट्रोक वॉल्यूम का नहीं बढ़ना, वैसे ही यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, नॉट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. क्या डिफरेंट ही है ना.
टेक्निया का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का बढ़ना। स्पेसिफिकली टर्म दिया गया है टेक्निया का, कि टेक्निया का मतलब क्या होता है? टेक्निया का इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। पॉलिपनिया का मतलब है इसमें फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ सकता, नहीं भी बढ़ सकता, स्पेसिफिक नहीं है। पॉलिपनिया का मतलब है ओनली इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ये टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज पर नोट डाउन करो, इसमें ज़्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी एग्जाम्स में आ जाती है, जो एक्सप्लेन करने की चीज़ें ना हम आगे देखेंगे। अभी ये डायरेक्टली बस इनका मतलब क्या होता है ये जानना है आपको, है ना। तो एपनिया का मतलब क्या होता है? टेम्पररी अरेस्ट इन ब्रीथिंग, टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिस्नेपिया, डिस्नेपिया, डिस्पिनिया। इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना, एकदम से हमारी सांस फूलने लगती है, तो इसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, लिखो। डिस्निपिया का मतलब क्या होता है? ये एग्जाम में आया था, पता नहीं कौन से एग्जाम में, पर इसको देखा था मैंने। डिस्निपिया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, राइट। अरे इसमें आया था, एमपीपीएससी के स्पोर्ट्स ऑफिसर में भी आया था। और हाइपर वेंटिलेशन का आपको पता ही है, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब इंक्रीज, वेंटिलेशन का मतलब बस गैसेस का एक्सचेंज बढ़ना। दोनों चीज़ें आ जाएगी। हाइपर वेंटिलेशन पढ़ेंगे हम आगे, इसको छोड़ दो। हाँ, एक और वर्ड है हाइपो, लिख रहे हो ना सब? हाइपोकेपनिया लिख रहे हो ना सब? हाइपोकेपनिया का मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब कम होना, केपनिया का कम होता है डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड। क्या हुआ? नहीं सुन कर पा रहा। क्या होता है हाइपोकेपनिया का मतलब? डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड। है ना। एक होता है, एक और टर्म है काइनोसिस। यहां तक लिख लिया सबने? जो मैंने बताया लिख लिया सबने? ठीक है। हाँ, एक वर्ड है काइनोसिस। काइनोसिस का मतलब क्या होता है? स्किन का कलर चेंज हो जाता है। अगर होमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है, अगर होमोग्लोबिन के लेवल के कम होने की वजह से क्या होता है? स्किन का कलर चेंज हो जाना, ब्लूइश हो जाना, ब्लूइश कलरेशन, ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन। स्किन का कलर ब्लूइश हो जाना। ठीक है। किस वजह से? रीजन क्या है? रिड्यूस्ड होमोग्लोबिन लेवल, इस वजह से। ठीक है। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजीज थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये लिख लो पहले। लिख लिया सबने? हाँ हाँ, कुछ समय के लिए। जैसे अगर होमोग्लोबिन की कमी हो गई ज़्यादा, तो देखो होमोग्लोबिन क्या होता है, अपने होमोग्लोबिन की कमी की वजह से क्या होता है? थोड़ा सा ब्लूइश टाइप की स्किन दिखने लगेगी। जैसे हमारी वेन क्या होती है? वेन ब्लूइश दिखती ना, क्यों दिखती है? उसमें होमोग्लोबिन का लेवल कम होता है कि नहीं? ग्रीनिश टाइप की, ब्लूइश टाइप की। तो अगर ऐसा हो गया तो स्किन का कलर चेंज होना टेम्पररी, ड्यू टू लो होमोग्लोबिन, वेरी लो होमोग्लोबिन, है ना। अब लंग्स कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं लंग्स कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये सब क्या होता है?
एक मिनट। सबसे पहले तो देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। उसके पहले जानने से पहले हम जान लेते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ना। टाइडल वॉल्यूम जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम था ना वहां पे, ऐसे यहां पे टाइडल वॉल्यूम है। सिंगल ब्रीथिंग में कितना गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है सिंगल ब्रीथिंग में, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। नॉर्मली कितना होता है 500 ml। नॉर्मल ब्रीथिंग में कितना गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखो इधर 500 ml नॉर्मल होता है, इसकी रेंज हो सकती है 400 ml से 1 लीटर तक। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? एयर ब्रीथ ऑफ वॉल्यूम इन और आउट, ये टाइडल वॉल्यूम है। एक्सचेंज होता है ना, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम हर बीट में होता है, वैसे हर ब्रीथिंग में कितना इन और आउट हो रहा है गैसेस का, ये होता है टाइडल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब नाम से देखो, इसको कुछ डेफिनेशन वगैरह छोड़ो, नाम पे आओ। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रिजर्व का मतलब क्या है? इतना हम ले सकते हैं। और आपने एक बार क्या किया, इतनी हमने गैसेस का इंटेक कर लिया, मतलब क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम ले लिया हमने एक बार। ध्यान से देखना बच्चों, हमने इतना इंटेक कर लिया गैसेस का, और एडिशनल हम कितना इंटेक कर सकते हैं, हम कितना एडिशनल इंटेक कर सकते हैं, इतना। अब वो एडिशनल इंटेक करेंगे तो फोर्सफुल ब्रीथिंग से ही करेंगे ना, समझ रहे हो? तो ये क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक बार हमने इंस्पायरेशन कर लिया, एक बार हमने इंस्पायरेशन कर लिया, एडिशनल और कितना कैपेसिटी है कि हम और ज्यादा इंस्पायरेशन कर सकते हैं, तो ये रिजर्व है, रिजर्व। तो नाम से ही लग रहा है आपको, इंस्पायरेटरी मतलब इंटेक कर रहे, रिजर्व मतलब और कितना बाकी है। हमने हार्ट रेट रिजर्व देखा था ना, कितना हमारे पास बचा है, और ये वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया आपको? इंस्पायरेटरी, इंस्पायर डीपली फॉलोइंग नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक बार हमने जब नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया, कैसे, एक बार पीछे सांस लो, नॉर्मल लो, सबने ब्रीथिंग ली नॉर्मल, इन और आउट किया, इन करके रुक जाओ, आउट मत करना। अब और एक्स्ट्रा लो, डबल बार मैक्सिमम, तो ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ रहे हो? क्लियर है सबको? क्लियर आया समझ में? परमजीत, निशांत, क्या होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? एक बार आप ब्रीथ लो, चलो सब ब्रीथ लो एक बार नॉर्मल, ब्रीथ लेके रुक जाना, आउट मत करना ब्रीथ को, और वही जगह से और एक्स्ट्रा ब्रीथिंग लो, डीप फोर्सफुल। तो जो बाद में आपने सेकंड टाइम में जो ब्रीथ ली, एक बार इनलेट लेने के बाद में सेकंड बार में जो आपने एक्स्ट्रा ब्रीथ ली, वो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्या होगी, फोर्सफुल होगी। तो एडिशनल 2 to 3.5 लीटर ऑफ वॉल्यूम अबाउट द इंस्पायर्ड टाइडल एयर रिप्रेजेंट द रिजर्व एबिलिटी फॉर इनहेलेशन। तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये वाला क्या लिया हमने लिया, और ये जो ये पिंक दिख रहा है वो एडिशनल है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये किसका कितना होता है, ये 2.5 to 3.5 लीटर। क्लियर है? अब सेम वैसे ही जैसे इंस्पायरेटरी में था हमने देखा, वैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक बार सब ब्रीथ आउट करो, चलो ब्रीथ आउट कर दिए एक बार, इन मत लेना। अब एक्स्ट्रा और डबल बार सेकेंड बार में फोर्सफुल ब्रीथ आउट करो। एक बार ब्रीथ आउट किया, रुक जाओ, इन मत लो। एक बार ब्रीथ आउट करने के बाद इन मत लो, रुक गए। सेकेंड बार और ब्रीथ आउट करो, बट ये वाला और ज्यादा फोर्सफुल लेना। तो सेकेंड बार में जो आपने ब्रीथ आउट किया, एक बार ब्रीथ आउट करने के बाद में जो सेकेंड बार ब्रीथ आउट कर रहे हो और फोर्सफुल ब्रीथ आउट कर रहे हो, वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इधर आप डायग्राम में देखो, ये मैंने क्या किया, नॉर्मल एक्सेल किया, नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल एक्सेल किया है कि नहीं,
ये अब ये और एडिशनल कर रहा हूं मैं एक बार निकालने के बाद में, ये मेरा नॉर्मल एक्सेल इतना वॉल्यूम मैंने कर दिया, नॉर्मल बाहर निकाल दिया। अब एडिशनल और बाहर निकाल रहा हूं एयर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है सबको? करेक्ट है ना? चलो ठीक है, ये डायग्राम देख सकते हो आप। आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन एडिशनल फोर्सफुल एक्सेलेशन, इसका वॉल्यूम कितना था, 1.1 to 1.5। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा एयर को बाहर अंदर लेना। आपको कौन सा इजी लगा, एक्स्ट्रा एयर को अंदर लेना इजी लगा या एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकालना इजी लगा? क्या लगा आपको इजी? इजी लगा ना? तो ज्यादा वॉल्यूम होता ना, देखो तो ये कितना है, एक्सेल एक्स्ट्रा एक्सेल कितना हो रहा है, सिर्फ 1 से लेके 1.5 लीटर, बट एक्स्ट्रा इनहेल कितना हो रहा है, 2.5 से लेके 3.5 लीटर। समझ में आया आपको? तो ये ज्यादा होगा ना? हाँ नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा है, दूसरा वाला है, दूसरा वाला सेकेंड वाला। आपने किसकी बात कर रहे हो? हाँ निकल जाता है ना, क्यों नहीं? वो थोड़ा अपनी लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है पर ये ऐसा है, इतना निकलता है। वो एयर को तो हम जब हम फ्लो करते हैं ना, तो टोटल देखो हमारी 5 लीटर तक है हमारा, इतना ज़्यादा कैपेसिटी तक पहुंच सकते हैं, है ना? तो वेंटिलेशन कितना है, किस कंडीशन में है, बाकी नॉर्मल रेंज यही है, राइट? तो देखो ये मैंने एक ग्राफ बनाया नॉर्मल सा, देखो ये जब हम ये नॉर्मल करते आ रहे हैं हम, ये 2 ग्राफ देखो, ये वाला है पहला वाला, ये नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते आ रहे हैं, और ये जो आपको मार्क दिख रहा है ये एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा इन ले रहे हैं, और ये आपको नॉर्मल इनहेल हो रहा है, एक्सेल हो रहा है, और ये हमने एक्स्ट्रा लिया, ठीक है? इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व ये सब समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब देखो बच्चों, अब वाइटल कैपेसिटी अब समझ में आएगा वाइटल कैपेसिटी होता क्या है। वाइटल कैपेसिटी क्या पहले टाइडल वॉल्यूम आपको क्लियर है? देखो वाइटल कैपेसिटी अब मैं बताता हूं, ये मेरा है टोटल, 1 मिनट है, ये मैंने क्या किया, मेरा टाइडल वॉल्यूम है ये, अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, रुको जरा, ये देखो, ये सपोज ये कंटेनर है, ये लंग्स है आपकी, स्क्रीन दिख रही है सबको? और ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम है, ये क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना? अब इसमें एक्स्ट्रा क्या डाल सकते हैं हम, और एयर ले सकते हैं बाहर, अंदर ले सकते हैं और एयर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जितनी ली हमने ये एक्स्ट्रा है, ये क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? अब हमने क्या किया, इस एयर को बाहर भी निकाला, है ना? एक्स्ट्रा एयर को हम बाहर ले सकते हैं, एक्स्ट्रा एयर को बाहर, एक्स्ट्रा एयर को हम बाहर ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, एक मिनट रुको, हाँ, टाइडल वाइटल कैपेसिटी, सॉरी वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथिंग इन ली मैंने, नॉर्मल ब्रीथिंग ली, फिर क्या लिया, और एडिशनल ब्रीथिंग ली फोर्सफुल वाली, और ये एडिशनल ब्रीथिंग आउट की, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा कॉम्बिनेशन वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो हर जगह मिलेगा आपको, क्योंकि हम नॉर्मल ब्रीथ आउट ब्रीथिंग करते ही हैं, एक्स्ट्रा वाला इनलेट, एक्स्ट्रा वाला आउटलेट, तो ये सारा मिला के हो जाएगा फोर्स वाइटल कैपेसिटी, जो कि मेन में कितना होता है, 4 to 5 लीटर, फीमेल में होता है 3 to 4 लीटर। समझ में आया आपको फोर्स वाइटल कैपेसिटी सबको? ठीक है। नेक्स्ट है
रेसिडुअल वॉल्यूम, नाम से ही लग रहा। क्या होगा रेसिडुअल वॉल्यूम बताओ, नाम से ही लग रहा आपको। बताइए बच्चों क्या हो सकता है रेसिडुअल वॉल्यूम। हाँ, रेसिडुअल मतलब क्या, रिमेनिंग, रिमेनिंग वाला, बचा हुआ है कि नहीं। तो क्या होता है, एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन एज डीपली एज पॉसिबल। अब यहां बात याद रखना, नॉर्मल नहीं, एज डीपली एज पॉसिबल लिखा गया है, ठीक है, एज डीपली एज पॉसिबल। यहां एक और आपको बताऊंगा मैं, फंक्शनल वाली भी रहती है, फंक्शनल वाली, और एक नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम भी रहती है। तो यहां पे बस इतना जानो अभी, ठीक है, कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, आपने जितना बाहर निकाल दिया, और मिनिमम एयर लंग्स में कितनी स्टे करती है, मिनिमम एयर इतनी स्टे करती है हमेशा। पूरी तो कभी लंग्स खाली नहीं हो सकती ना, वरना लंग्स क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी पूरी बलून की तरह। तो कुछ ना कुछ तो एयर हमेशा रिमेनिंग करती है। तो जितनी मिनिमम एयर लंग्स में रहती है, जितना मैक्सिमम हमने बाहर निकालना था निकाल दिया, जो बचा हुआ एयर है लंग्स के अंदर, उसको बोलेंगे रेसिडुअल लंग्स वॉल्यूम। जिसका कितना होता है, फीमेल में 0.8 टू 1.2 लीटर, मेल में होता है 0.9 टू 1.4 लीटर, ठीक है। ये एज के साथ में इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। बाकी चीजें तो आपकी बढ़ेगी कैपेसिटी, पर ये एज के साथ में इंक्रीज होगी। आपको आंसर पता ही होगा क्यों, है ना, आपकी मसल्स वीक हो जाती है एज के साथ में, कैपेसिटीज कम हो जाती है लंग्स की। समझ में आया, यहां तक क्लियर है बच्चों। रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अभी हम आते हैं उसके ऊपर वापस। इधर देखो, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अब क्या होगा। अभी आपको मैंने क्या बता दिया, अभी आपको मैंने क्या बताया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताया, टाइडल वॉल्यूम बताया, इंस्पायरेटरी एक्सेस वॉल्यूम बताया, टोटल वाइटल कैपेसिटी बताई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नाम से ही लग रहा है आपको। कैपेसिटी मतलब देखो, मैं बोल रहा हूं ये बॉटल है मेरे पास, अभी हमने वॉल्यूम की बात की है जो नॉर्मल होता है, कैपेसिटी और वॉल्यूम में डिफरेंस है। कैपेसिटी मतलब इसको मैंने कितना मैक्सिमम भर सकता हूं टोटल। इस बोतल, ये 1 लीटर की कैपेसिटी है, ये बोतल की 2 लीटर की कैपेसिटी है ना। यहां पे कंपटीशन की बात नहीं, वॉल्यूम में कंपटीशन की कोई बात नहीं है, जितना जाता है, जितना इनलेट होता है उतना है। ये कैपेसिटी, ये मैक्सिमम, तो ये क्या है, कैपेसिटी है। अभी तक हम वॉल्यूम देख रहे थे, अभी तक हम वॉल्यूम देख रहे थे, ये लंग की कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी मतलब क्या होता है, इनहेल करना, और कैपेसिटी मतलब कितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। कैपेसिटी का मतलब इनहेल करना होता है ना, होता है ना। इंस्पायरेटरी मतलब इनहेल करना, और कैपेसिटी मतलब कितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हो। तो उसका क्या होगा, आप दोनों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पहले आपने नॉर्मल ब्रीथिंग में इतना वॉल्यूम इन किया, फिर आपने जोर लगा के और ऐड कर दिया तो इतना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है, जो होगा 3.8। इसको कई जगह पे आपको 3.5 भी मिल सकता है, ऊपर नीचे प्लस माइनस 100-200 ml, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 8 होगा ना। ये देखो टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहता ही है, रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में हमेशा रहता ही है, उसको मिला के टाइडल वॉल्यूम हुआ है, वो हमेशा कभी खाली नहीं होता। रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा इतना रहेगा लंग्स में, ये कभी भी पास नहीं होगा, इन नहीं होगा, आउट नहीं होगा। हाँ, एक मिनट देखता हूँ। नहीं 1 पॉइंट नहीं, 2.5 था शायद, 2.5 था, वही बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा रेंज प्लस माइनस 200-300 हो सकता है अलग अलग सोर्सेज में, ठीक है। ये जो मैंने लिया था ये एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी था, और वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी था। नहीं, ये देखो, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहाँ है, 2.5 टू 3.5 है ना, सही तो है। वो तो 1 है, ये तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1.5। तो अभी आपको मैंने याद रखने के लिए क्या बोला था कि इनलेट करना आसान हो रहा है कि
आउटलेट करना एक्स्ट्रा एयर को आसान हो रहा है, एक्स्ट्रा इनहेल करना आसान हो रहा है ना, तो ज्यादा वॉल्यूम इनहेल कर सकते हो। तो याद रखने के लिए आपको बोला ना मैंने कि ये ज्यादा इनहेल कर सकते हैं, ये कम आएगा, तो एक्सपायरेटरी वाला कम आएगा और इंस्पिरेटरी वाला ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या है, ये थोड़ा प्लस माइनस 200 होगा, ठीक है, तो इसमें कोई वो मत हो ना, यहाँ पे 3.5 भी आ सकता है, किसी बुक में आपको 3.7 दिख सकता है, बाकी यही है नॉर्मल एवरेज। तो देखो ये दोनों का टोटल सम हो जाएगा, नॉर्मल ब्रीथ इन और एक्स्ट्रा इन, तो ये टोटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आपको मैंने बता ही दिया है ना, या फोर्स वाइटल कैपेसिटी, सम अप, तीनों का सम अप, ये आपको मैंने अभी बता दिया। अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी हमने क्या देखा था, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? फंक्शनल देखो जो हम नॉर्मली रेगुलर में होता है, कहीं भी में जगह पे आपको फंक्शनल का इस्तेमाल हो, तो जहां पे एक नॉर्मल रेगुलर वे में इस्तेमाल हो उस चीज का, तो उसको फंक्शनल से डिनोट किया गया है। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ये कम होता है, आपने एक्स्ट्रा बाहर निकाली, डीपली जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो डीपली एक्सेल किया, क्या किया, डीपली एक्सेल किया जितना पॉसिबल है, ये हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। पर आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हो, नॉर्मल नॉट फोर्सफुल, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, कैपेसिटी भी बोल सकते हो इसको। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम को हटा दे हम लंग्स कैपेसिटी में से, इसमें से हम टाइडल वॉल्यूम को हटा दे, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलने का मतलब है मेरा? देखो ये क्लियर है सबको? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम में डिफरेंस समझ में आया सबको? जिसको समझ में आया प्रेज लाइक, जिसको एक और बार समझना है रेज योर हैंड। यस, मैं बताता हूं डायग्राम में बना के। फंक्शनल और रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, इसको बंद कर देता हूं, वन नोट को। देखो बच्चों, अभी ध्यान से देखना है ना, ये है हमारी लंग्स, ठीक है, इतना हमने क्या किया, लंग्स में से ये टोटल है, ब्रीथिंग इन करने के बाद आपने ब्रीथ इन कर ली, लंग्स नहीं बना, अब बन गया। थोड़ा मैं आराम से, क्या मैं भी थोड़ा सा आराम से लेट करता हूं, है स्लो स्लो। हाँ डब्बा ही है ये है टोटल एयर, मैंने क्या किया, एयर को इन किया। अब मैंने क्या किया, यहां से दो चीजें हैं, ये समझ में आया, मैंने क्या किया, ये ब्रीथ इन किया हुआ है, स्टेट है, आप ब्रीथ इन कर लो, सभी कर लिया। अब यहां आपके पास दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल ब्रीथ आउट करो, आपने ब्रीथ इन करके रख लिया, अब नॉर्मल ब्रीथ आउट करो, आउट कर लिया ब्रीथ आउट नॉर्मल। अब ये बचा हुआ जो आपके एयर है, ये क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अब एक और बार ब्रीथ इन करो, कर लिया, अब एकदम फोर्सफुल जोर से, जितनी कैपेसिटी हो इतना जोर से ब्रीथ को आउट करो। अब जो बचा हुआ क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो क्या है कहने का मतलब मेरा, क्या है कहने का मतलब मेरा, आपने जब, हाँ आपने, हाँ तो मैंने क्या बताया था आपको, अभी क्या बताया था, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में, ठीक है, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन इतना निकला बाहर मेरा, ठीक है, इतना एयर बाहर निकली, और ये जो बचा हुआ है
ये क्या है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे, ये डायग्राम बना लो सब, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन, अब क्या किया मैंने, फोर्सफुल एयर को बाहर निकाला, तो ये ज्यादा बाहर निकलेगी ना एयर। इसको क्या बोलेंगे, जो मैंने फोर्सफुल एयर को बाहर निकाला इसको क्या बोलेंगे, अरे नहीं रे, ये इसको एयर जो बाहर निकली, बाहर वाली निकली एयर को एक्स्ट्रा, हाँ, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकलने के बाद में, यहां पे क्या टाइडल वॉल्यूम निकला था नॉर्मल, पर यहां पे हमने क्या निकला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालने के बाद में, फोर्सफुल ब्रीथ आउट करने के बाद में जो बचा हुआ एयर है, ये क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है सबको दोनों में डिफरेंस। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो नेक्स्ट। अरे इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। हाँ देखो क्या हुआ, हमने नॉर्मल ब्रीथिंग ली, हमारे अंदर एयर अंदर है। पहली कंडीशन में मैंने क्या किया, नॉर्मल ब्रीथ को आउट किया, तो बचा हुआ एयर कितना है, ज़्यादा होगा ना, वो क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। सेकेंड डायग्राम देखो, मैंने क्या करा, ब्रीथ इन ले लिया एक बार, सेकेंड कंडीशन। अब मैंने क्या करा, ब्रीथ को नॉर्मल आउट नहीं किया, मैंने ब्रीथ को एकदम फोर्सफुल आउट किया। ठीक है, तो अब जो बची हुई एयर है आफ्टर फोर्सफुल ब्रीथ आउट, उसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, सभी का कॉम्बिनेशन, इंस्पायरेटरी, रेस्पिरेटरी, रेसिडुअल, टाइडल वॉल्यूम, सब मिला के टोटल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर। टोटल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर। हाँ समझ में आ रहा है सबको, अमन क्लियर है अभी। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हमने कार्डियक आउटपुट देखा था, जैसे कार्डियक आउटपुट था सेम वैसे यहां पे रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम है। जैसे वहां स्ट्रोक वॉल्यूम था इनटू हार्ट रेट था, यहां पे क्या है, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, उसको हम बोलते थे कार्डियक आउटपुट, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। क्लियर है, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारा 500 ml। नॉर्मल रेस्ट के टाइम पे बात कर रहे हैं हम, ये रेस्टिंग के टाइम पे बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल रेस्टिंग ब्रीथिंग कितनी देते हैं, 12 से 15 पर मिनट, टाइम्स फ्रीक्वेंसी क्या है 12 से 15, तो ये हो जाएगा 6 लीटर। मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी क्या होती है, जैसे कार्डियक आउटपुट मैक्स हमने देखा था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये आगे हम देखेंगे इसका। और मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी एडल्ट मेल की होती है 150 से 170 लीटर, और फीमेल की होती है इतनी, है ना। एक्सरसाइज के टाइम पे 120 तक जाती है आराम से। अभी आपको बताऊंगा कैसे, एक्सरसाइज का इन्फ्लुएंस देखेंगे तब पता चलेगा। ये है रेस्पिरेशन के फंक्शंस, ऑल्फैक्शन, वोकलाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, एसिड बेस रेगुलेशन, एंटीकोगुलेंट फंक्शन, सिक्रेशन ऑफ एजिनोटेंसिन, कन्वर्टिंग एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन इन सब्सटेंस। बस नाम याद रखना है, इसके आगे डिटेल में कुछ आपको पढ़ना नहीं है ना। हाँ अब आते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर के ऊपर।
अगर लंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो इसके जो लंग्स के बाहर एक लेयर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग अनक्लोज बाय सेट ऑफ मेम्ब्रेन, एक लेयर होती है, ये लंग्स है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है तो लेयर, उसको बोलते हैं प्लूरल सेक। क्या बोलते हैं उसको? प्लूरल सेक। ठीक है, इसके अंदर फर्दर देखें तो 2 लेयर है इसके अंदर। अब फर्दर देखें, लंग्स के ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल सेक। इसकी 2 लेयर है, एक को बोलेंगे विसरल और दूसरे को बोलेंगे पेरिटल। नाम याद रखना है बस। ये 2 लेयर के बीच में जो दो लेयर है ना, जो भी 2 लेयर है उनके बीच में जो फ्लूइड है, जो स्पेस है, उसको बोलेंगे इंट्राप्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे उनको? मैंने क्या बोला, ये लंग्स है हमारी, लंग्स के ऊपर एक लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है? दूसरी लेयर है। इसके अंदर की जो बीच की स्पेस है उसको बोलेंगे इंट्राप्लूरल स्पेस। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं डायग्राम के साथ में, डोंट वरी। इंट्राप्लूरल स्पेस, इसकी जो मिडिल की स्पेस है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं इंट्राप्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, इसको बोलेंगे इंट्राप्लूरल फ्लूइड। क्लियर है? समझ में आया? इस पूरी लेयर को क्या बोलेंगे? पेरिटल प्लूरल, प्लूरल लेयर, प्लूरल सेक। क्या बोलेंगे इसको? प्लूरल सेक, है ना। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, स्ट्रक्चर वगैरह, ये आपको आगे थोड़ा सा काम देगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, प्लूरल प्रेशर, इन चीजों में, इसलिए बता रहा हूं मैं। अगर अब देखो, हमने देखा था पल्मोनरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना। अब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर हम देखें कि जो लंग्स की तरफ ब्लड जाता है उस ब्लड का प्रेशर कितना होता है। हमने ये वाला सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में तो देखा था ना 120/80 mmHg, बट जो ब्लड लंग्स की तरफ जाता है उसका प्रेशर कितना होता है? तो कितना होगा? नॉर्मल होगा, बहुत कम प्रेशर होता है उसका। 25 सिस्टोलिक और 10 डायस्टोलिक, बहुत कम प्रेशर है, देखो, ठीक है। पल्मोनरी प्रेशर इज 7 mmHg, इतना सफिशियंट है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी प्रेशर। एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ सकता है, एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ सकता है, बाकी ये एवरेज है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है। जैसे हम 120/80 बोलते हैं, अब वो एज के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में, हमारी बॉडी पोजीशन के साथ में ऊपर नीचे होता है। ऐसा ही सेम यहाँ पे भी 25/10 है, जैसे वहां 120/80 होता है ना, वैसे यहाँ पे 25/110 है, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज, कंडीशन, सब चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर है। इट जस्ट अ प्रेडिक्टेड वैल्यू, नॉर्मल एवरेज। अब देखिए हम रेस्पिरेटरी प्रेशर। रेस्पिरेटरी प्रेशर 2 टाइप के होते हैं, है ना। इंट्राप्लूरल प्रेशर, और इसको इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी बोलते हैं। दूसरा प्रेशर है इंट्रा एल्वेलर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अभी देखो 2 टाइप के प्रेशर होते हैं। अभी हमने प्लूरल सेक पढ़ा था ना। इंट्राथोरेसिक प्रेशर मतलब देखो, हमारी लंग्स एक थोरेसिक कैविटी में एक केज है, एक बॉक्स है, समझो एक केज है बड़ा सा, उसके अंदर लंग्स भी है, उसके अंदर हार्ट भी है, सब रखा हुआ है। तो एक थोरेसिक कैविटी के अंदर सब कुछ है, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। जैसे हमने एक बड़े बलून है, बड़े बलून के अंदर आपको एक छोटा बलून दिखता है, तो बड़े बलून के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना। और जब बड़ा बलून प्रेस होगा, जब बड़े बलून को हम प्रेस करेंगे तो वो प्रेशर छोटे बलून पे भी पड़ेगा ना। तो ये प्रेशर क्या है? इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एल्वेलर प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, इनसाइड द लंग्स, ये छोटे बलून के अंदर वाला।
है ना, ये अभी और आएंगे इसके ऊपर, डोंट वरी। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वातावरण में, इन्वायरमेंट में? 760 mmHg। आराम से पढ़ते जाइए, कोई जल्दी नहीं, हमें कोई काम नहीं दूसरा। ये सारे कॉन्सेप्ट एल्टीट्यूड में भी काम देंगे, बैरोमेट्रिक प्रेशर वगैरह, ये सारी चीजें नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में भी काम देगा। ये सी लेवल की बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, वो हम अल्टीट्यूड में पढ़ेंगे ना, अल्टीट्यूड का एक अलग से चैप्टर है हमारा। अभी ये जो चीजें ना, सारी चीजें एक्सरसाइज पे लगाओ एप्लीकेशन इसका। अल्टीट्यूड का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, बैरोमेट्रिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अल्टीट्यूड पे जाने से कम क्यों होगा, ये सारी चीजें क्या होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे चीजें, अभी नहीं जाते इधर, बाकी चेंजेस होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल होता है 760 mmHg, अभी बस इतना याद रखो आप सब, ठीक है। अब देखो बाहर का प्रेशर है इतना, अब मेरे को क्या करना है, इस बॉक्स में एयर को पहुंचाना है, तो क्या इसका भी प्रेशर 760 होना चाहिए? बताओ बच्चों, कम होना चाहिए ना, हमेशा कॉन्सेप्ट लगाइए, हायर कंसंट्रेशन से हायर टू लो, मूवमेंट कब होता है, हायर टू लो होता है, तो इधर का प्रेशर कम होना चाहिए, है ना। और जब मेरे को इसका उल्टा करना हो, मुझे इसका रिवर्स करना हो, ये ब्रीथिंग इन के टाइम पे हुआ, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, पर मेरे को क्या करना है, अब करना है मेरे को एक्सपायरेशन, तो क्या प्रेशर किसका ज्यादा आना चाहिए बच्चों, बॉक्स का, इसका ज्यादा आना चाहिए ना, ठीक है। तो अब इसके कंपेयर में हम प्रेशर को चेंज करते हैं, हमारी लंग्स क्या करती है, वही काम करती है, हमारी लंग्स क्या करती है, प्रेशर को चेंज करती है, समझ में आया, ताकि लंग्स के अंदर एयर आ सके और लंग्स के बाहर एयर जा सके। अगर प्रेशर में चेंजेस नहीं हुआ तो क्या एयर का मूवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब वो कितना मात्रा में प्रेशर चेंज होता है, उसका अमाउंट क्या है, लेट्स सी, दिस इज द अमाउंट। इंट्राथोरेसिक प्रेशर की बात करें, है ना, इंट्राथोरेसिक प्रेशर की बात करें, तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं बच्चों, इंस्पायरेशन करते हैं, तो ये समझ लीजिए एनवायरमेंट है हमारा, इसके अंदर का जो लंग्स है उसका प्रेशर हो जाएगा 754, कितना हो जाएगा, 754, राइट इट डाउन एवरीवन, हेडिंग लिखो इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग, आप लिखो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, लिखो एवरीवन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लिखो, कितना लिखोगे, 754 mmHg, लिख लिया। अब लिखो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये ज्यादा ही होगा इससे कंपेरेटिवली, हमारा इंस्पायरेशन ये कितना होगा, 758 mmHg, यस, हाँ बोलिए, हाँ, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंट्राथोरेसिक प्रेशर कितना होगा, 7, ये लाइन लिखो, नॉर्मल इंस्पायरेशन के टाइम पे प्रेशर कितना होगा, 754 mmHg, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन मेरी आवाज आ रही सबको क्लियर? मेरे को कौन बोल रहा है, नीरज, नीरज तेरी आवाज अटक रही यार। अच्छा ऐसा, सबको आ रही मेरी आवाज क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है ना, तो इतना प्रेशर होता है लंग्स के अंदर।
नहीं, यहां पे क्या है, एक मिनट, देखो हमारे मूवमेंट के लिए ना, एयर के मूवमेंट के लिए हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या है, छोटा है कंपेरेटिव टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें लंग्स का वॉल्यूम क्या है, छोटा है ना। अगर यहां पे जो डिफरेंसेस है तो जो हम क्या करते हैं, प्रेशर तो ठीक है, पर क्या करते हैं हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो जो हमारी लंग्स की मसल्स है वो क्या करती है, हमारे एयर को एक डायरेक्शन देती है। यहां पे हम लंग्स को पूरी खाली नहीं कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना। इतने प्रेशर में अगर हम रिलेटिवली इस प्रेशर से इस प्रेशर पे आते हैं तो एयर तो बाहर निकलेगी ही। हम लंग्स को पूरी खाली करने की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता, अगर लंग्स का प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर 760 है और लंग्स का प्रेशर हो जाता है 65, तो बहुत सारी एयर बाहर निकल जाती है। एयर को यहां पे मैक्सिमम टाइम के लिए स्टे करना होता है लंग्स के अंदर। हमने रेसिडुअल वॉल्यूम देखा है, मैं जो आपको बोल रहा हूं समझ पा रहे हो। हमारा जो एयर पूरी लंग्स एम्प्टी होती है क्या, नहीं होती है ना। हम क्या करते हैं, हमारी डायफ्राम से नीचे प्रेस होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो प्रेस करती है, तो जितनी एयर यहां पे है इनफ एयर बाहर निकल जाती है। टाइडल वॉल्यूम कितनी, 500 ml बस। हमारा जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है वो लार्ज अमाउंट में 2 से 3 लीटर तक हमारे स्टिल एयर में रहता है। तो उतना प्रेशर काफी है इतना एयर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, नॉर्मल एक्सपायरेशन, हाँ प्रेशर बढ़ जाएगा ना, उस टाइम पे प्रेशर बढ़ेगा। तो नहीं, तो वही तो बोल रहा हूं, इतने में हम क्या करते, पूरी एयर को थोड़ी ना बाहर निकालते लंग्स से। हाँ, हमको पूरी लंग्स खाली थोड़ी ना करना है। इसका प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे पूरी, तो लंग्स तो पूरी खाली हो जाएगी। हमको तो थोड़ी सी एयर को बाहर निकालना है बस, उसके हिसाब से इतना इनफ है। और सेकेंड थिंग की डायरेक्शन भी मिल जाता है मसल्स के कंट्रैक्शन से एयर को निकलने के लिए, है ना। तो इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, प्लेवरल प्रेशर क्यों जरूरी है मेंटेन करना, ताकि लंग्स हमारी कोलैप्स ना हो। अगर यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है इनसाइड लंग्स, तो बहुत सारी एयर बाहर निकल जाएगी और लंग्स क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो ये क्या करता है, लंग्स के प्रेशर को बचाता है। हाँ, कौन डिसाइड करता, मतलब नहीं नहीं, अरे तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है जो हमारी लंग्स की है, इतने में मूवमेंट होता ना। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा डिफरेंस। ये रेस्टिंग की बात कर रहे हैं हम, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल, ठीक है। नहीं नहीं, इसका कोई ब्रेन से कंट्रोल नहीं है। ये एयर के ऊपर थोड़ी ना कंट्रोल होता है हमारा, हमारा तो मसल्स के ऊपर कंट्रोल होता है। वो एक्सरसाइज के टाइम पे पढ़ेंगे हम, एक्सरसाइज के टाइम पे। अरे हम उसके ऊपर आएंगे, पढ़ना हमारा चैप्टर भी खत्म थोड़ी ना हुआ है। ये देखो, ये अगर मैं बीच में से ये सारी चीजें बताने लग जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं आऊंगा, तो सब क्या होगा फिर। देखो ये सब पढ़ेंगे, ये इतनी सारी ये पढ़ने के लिए। ये रहा ये कंट्रोल सेंटर है, ये कैरोटिड आर्टरी है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, ये रहा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे, फिर हमारा खत्म ही नहीं होगा। ये रहे ब्रेन स्टीम है, पोन्स है, ओब्लांगेटा है ना। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक करके आते हैं धीरे धीरे। मैं आपको मोर देन इनफ पढ़ा रहा हूं, है ना। मतलब इससे आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। इससे आप डिटेल में हमको जरूरत नहीं है अभी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं ना वो काफी है, मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं इतना गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप।
कहां थे हम? जिसको अभी देखो, अगर किसी को डाउट है ना तो टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो पूछो अभी, वरना क्वेश्चन लिखते जाओ सब और लास्ट में पूछना। अगर मैं जो समझा रहा हूं ना वो अगर समझ में नहीं आ रहा किसी को तो उस टाइम पे पूछो, और एक्स्ट्रा जो डाउट आ रहे हैं उनको सबको लिख के रखो पेन पे, है ना, फिर लास्ट में देखेंगे। इससे में क्या होगा, टाइमली खत्म हो जाएगी चीजें, है कि नहीं? ये सही आइडिया है। प्रिवेंटिंग, हाँ, वरना तो हमारा तो डायरेक्शन एकदम खत्म हो जाएगा यार, फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे हम तो। प्रिवेंटिंग द, हाँ, वरना ऐसे फिजियोलॉजी इज नेवर एंडिंग, है ना, जो भी टॉपिक है वो नेवर एंडिंग है, पर हमें एक स्पेक्युलेटेड टाइम पे खत्म करनी है चीजों को। और जब का मैं ये जो ला रहा हूं ना ये चीजें, ये मोर देन इनफ है, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज को। अब इसको बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा पेशेंस, लास्ट में जो डाउट हो वो पूछना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो तुरंत पूछो, समझ नहीं आ रहा तो रिपीट करूंगा मैं, एक्स्ट्रा चीजें बाद में। बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी, है ना। चलो, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर कितना होता है एल्वोलाई के अंदर? ये तो हमारा क्या था, लंग्स के अंदर था। एल्वोलाई के अगर अंदर देखें हम प्रेशर, तो वो कितना चेंजेस होगा, बस इतना सा चेंजेस होगा, लिख लो बस। इंट्रा एल्वोलाई, ये हेडिंग डालो, इंट्रा एल्वोलाई, एल्वोलर प्रेशर, इंट्रा एल्वोलर प्रेशर मतलब क्या होता है, एल्वोलाई के अंदर कितना प्रेशर होगा, इंस्पायरेशन के टाइम पे कितना होगा, 759, है ना, कितना होगा 759। एक्सपायरेशन के टाइम पे कितना होगा 761, बस इतना लिख लो। इंट्रा एल्वोलर प्रेशर मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब इनसाइड, एल्वोलाई के अंदर, जो एल्वोलाई होती है जैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है उसके अंदर इतना प्रेशर रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब जो हमारा इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन ये क्या एक्टिव है, इसको करने के लिए हमें, ये एक्टिव का मतलब समझ रहे हो आप, और पैसिव का मतलब समझ में आता है आपको? जैसे मैं रबड़ को पुल कर रहा हूं तो मैं इसमें ताकत लगा रहा हूं, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और मैं रबड़ को छोड़ दूंगा तो अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे पैसिव। जिस चीज में एनर्जी लगती है, जिस चीज में ताकत लगती है, जिस चीज में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है उसको एक्टिव बोलते हैं। जैसे रबड़ को मैंने पुल किया, रबड़ को खींचा मैंने, तो उसके लिए मुझे क्या लगा, फोर्स लगाना पड़ा, तो ये एक्टिव हो गया। अभी रबड़ को मैंने छोड़ दिया तो अपने आप यहां पे आ गया, रिटर्न आ गया, तो ये रिटर्न एक्टिव हो गया। तो इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव है। इंस्पायरेशन हमको क्या लगता था, देखने में लगता है हमको कि इंस्पायरेशन अपने आप होता है, इंस्पायरेशन के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। इंस्पायरेशन एक्टिव है, यस, हाँ, रेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इंस्पायरेशन क्या एक्टिव है, अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, और एक्सपायरेशन पैसिव है, इतना याद रखो अभी, है ना, ऐसा क्यों, चलो देखते हैं। देखो, इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे ये जो डायग्राम है ना, ये लंग्स है, लंग्स हमारे डायग्राम के ऊपर सपोर्टेड है, एक मसल्स का फ्लैप है, उसके ऊपर बैठी हुई लंग्स, है ना, ये क्या करता है, डायग्राम इसको प्रेस करता है ऊपर, तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ये क्या है, नॉर्मल है, क्या, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, क्या बोल रहे पलक, हाँ, तो देखो ये क्या है, डायग्राम है, इसके ऊपर लंग सपोर्टेड है, तो इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, ये कंट्रैक्ट होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, डायग्राम कंट्रैक्ट होता है, और एक्सपायरेशन के टाइम पे डायग्राम रिलैक्स होता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे डायग्राम रिलैक्स होता है, ठीक है। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है आपको। मूवमेंट डायग्राम का ऊपर की साइड होगा, तो ऊपर की साइड हमको ऐसा लगता था ना, अगर हम सोचने में ऐसा लगे तो कंट्रैक्ट हो रहा डायग्राम, एक्सपायरेशन एयर बाहर निकाल रहे, जब का नहीं, इंस्पायरेशन ये कंट्रैक्टेड स्टेट है और ये रिलैक्स स्टेट है। जब
एयर बाहर निकालते हैं, एयर रिलैक्सेड है, ठीक है। तो जब इसके अंदर इसको हम प्रेस करेंगे, सपोज ये बलून को प्रेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगी, है ना। जैसे बलून प्रेस होता है, डायग्राम प्रेस करता है एयर को, और वैसे ही साथ में हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिपकेज की मसल्स है, वो भी प्रेस करती है एयर को, कंट्रैक्ट करती है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। और एक्सपायरेशन क्या है, नेचुरल है, रिकॉइल हो रहा है। आपको मैंने क्या बताया था, लिख लो, एक्सपायरेशन इज नेचुरल एंड रिकॉइल। अपनी पोजीशन पे वापस आना एक्सपायरेशन है, ठीक है। समझ में आया? चलो, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, एयर का इन और आउट हमारी लंग्स से सेम मिनट वॉल्यूम होता है, उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल सकते हैं। ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम और ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं इसको। जैसे पीछे हमने देखा था, जैसे कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, वैसे यहाँ टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट होता है। 500 ml एक बार में लेते हैं, 12 मिनट 6 लीटर। एक्सरसाइज के टाइम पे इतना ज्यादा सकता है, 120 लीटर मैक्सिमम एक्सरसाइज के टाइम पे 120 लीटर तक जा सकता है, देखो, ठीक है। क्योंकि एयर टाइडल वॉल्यूम उसमें 3 लीटर तक बढ़ सकता है, और हमारी ब्रीथिंग रेट 40 टाइम्स, 40 क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट 40 पर मिनट हो सकता है ना, 40 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। क्लियर है? अभी देखते जाओ, उसके बाद में हम आएंगे उसके ऊपर, और भी इसमें बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एग्जाम के हिसाब से। डेड स्पेस, डेड स्पेस का आया था एग्जाम में। अब डेड स्पेस क्या होती है? यस, एनीवन? हाँ, देखो, यस, देखो क्या होता है, ये लंग्स है हमारी, है ना। अब ये लंग्स में क्या है, एयर पूरी पाथवे में रहती है, हमेशा स्टे करती है एयर, एयर पूरे एयर स्टे करती है। मैं आराम से बना रहा हूं डायग्राम, डोंट वरी। एयर पूरे पाथवे में स्टे करती, बट एक्सचेंज तो सिर्फ एल्वेओलाई से होता है ना, एक्सचेंज तो सिर्फ एल्वेओलाई से होता है। तो जो बाकी के एयर हमारी लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहती है, वो डेड स्पेस है। समझ पा रहे हो? डेड स्पेस क्या है? सपोज हमारे पूरे टोटल एयर में ट्रिप्ट है, यहां से लेके यहां तक एयर है, पूरी लंग्स में हमेशा रहती है एयर, है ना, एयर तो रहती है हमारी लंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो जो एयर स्टे कर रही है, वो तो वहां तो हर जगह तो ट्रेकिया से एक्सचेंज होता है क्या, गैसेस का? नहीं होता है। ब्रोंकाई से होता है क्या? नहीं होता है। मेन एक्सचेंज कहां होता है? एल्वेओलाई से होता है। तो जो बाकी एयर हमारे लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रास्ते में रुकी हुई है पाथवे में, वो बोलेंगे हम डेड स्पेस, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। तो डेड स्पेस क्लियर है आपको क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, एक्सेप्टिंग जहां से एक्सचेंज नहीं हुआ, वेयर द गैसेस एक्सचेंज डज नॉट टेक्स प्लेस। एयर ट्रैप्ड इन द रेस्पिरेटरी पैसेज डज नॉट टेक पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज। जैसे कहां पे नहीं होती है? नोज, फ्रीलैंग्स, ट्रेकिया, हाँ वही सही बात है। जहां कंडक्टिंग जोन में एयर है, स्टे करती है, वो डेड स्पेस है। ये नॉर्मली कितनी होती है? 150 ml। इसका याद रखना, इसकी वैल्यू याद रखना, 150 ml। अब देखो एल्वेओलाई वेंटिलेशन क्या होता है, जो लिखा हुआ है इसको मत पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूं उसको इमेजिन करो एक बार। हमारे पास, हमें पता है टोटल हमारी एयर कितनी है लंग्स में, ये हमें पता है टोटल है। सपोज, एक मिनट में बता रहा हूं मैं, ये टोटल एयर है ना, और यहां पे एक्सचेंज होती है। हाँ मैं लेट बना भी रहा, लेट हूं, मतलब वेट कर रहा हूं, मेरे पास में खुला हुआ मोबाइल। ये देखो यहां एल्वेओलाई है, यहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है,
ठीक है, क्या होता है यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज, है ना। अब ये एयर पूरे में है। अब मेरे को बताओ एल्वोलाई वेंटिलेशन कैसे निकालेंगे। है ना, तो ये क्या है हमारा टोटल है ना, तो ये क्या है हमारा, जितनी एयर यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं तो पर मिनट के हिसाब से बात करेंगे, टोटल बात करेंगे हम पर मिनट के हिसाब से। ये एक सिंगल बार का है, एक सिंगल बार का ही है टोटल माइनस जहां पे एल्वोलर वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, एल्वोलर वेंटिलेशन मतलब यहां से जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है यहां से नहीं हो रही, तो ये टोटल में से हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। अब इसको हम करेंगे पूरे पर मिनट के लिए, तो ये एल्वोलर वेंटिलेशन हो जाएगा। तो एल्वोलर वेंटिलेशन मतलब क्या होता है कि यहां से पर मिनट कितनी एयर इन आउट होती है हमारी एल्वोलाई से, वो कैसे निकालेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे इसको, डेड स्पेस को, इसको माइनस कर देंगे डेड स्पेस को। ये क्या है, डेड स्पेस है। ये डायग्राम बनाओ। हाँ रुको एक मिनट में एक डायग्राम बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं। देखो अभी आपको स्पेसिफिक वर्ड पे आऊंगा मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। पहले देखो, पहले क्या है, ये हमारे एयर है टोटल लंग्स में इतनी। ये डायग्राम बनाओ सब बच्चों कॉपी में, अभी आएगा, आ रहा है रास्ते में, अभी पहुंच गया वहां तक, बस पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा, हाँ पहुंचा, आ गया। ठीक है, ये है लंग्स, यहां से क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वोलाई। ठीक है, और ये क्या है, डेड स्पेस है। ये बनाओ सभी, बना लिया डायग्राम। ठीक है, हाँ बनाओ, आप आ गया अभी। तो टोटल में से हम डेड स्पेस को माइनस करेंगे तो बचेगा एल्वोलर वेंटिलेशन। ये डायग्राम बना लिया सबने। अभी टोटल का मतलब क्या होता है, डेड स्पेस कितनी होती है, एल्वोलर वेंटिलेशन कितना होता है, अभी स्पेसिफिक पे जाएंगे। क्लियर है ना। बना लिया सबने, प्रेज लाइक दोज हु मेड दिस डायग्राम। ओके नेक्स्ट, अब देखो एल्वोलर वेंटिलेशन, पहले तो हमें निकालना है कि हमारे एयर का मूवमेंट कितना होता है ना। तो क्या है, टाइडल वॉल्यूम, डेड स्पेस का एल्वोलर वेंटिलेशन कैसे निकालेंगे, एक सिंगल बार में, सिंगल टाइम पे। टाइडल वॉल्यूम हम इन करते हैं, ये हमारा टोटल हो गया। टोटल का मतलब क्या था, टोटल के आगे लिख लो टाइडल वॉल्यूम ब्रैकेट में, टोटल के नीचे ब्रैकेट में लिख लो टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम था 500 ml, उसमें से हमने क्या किया, डेड स्पेस को माइनस कर दिया, तो ये बचा एयर इतना लंग्स के अंदर जा रहा है। इसका मतलब है 350 ml एयर लंग्स नहीं क्या बोलते, एल्वोलाई के अंदर से एक्सचेंज हो रहा है एक बार में। ये एक बार की बात है। सिंगल टाइम में कितना लंग्स एल्वोलाई से, सिंगल ब्रीथिंग में रेस्टिंग के टाइम पे कितना एयर का मूवमेंट हो रहा है, 350 ml, है ना। अब हमको निकालना है वेंटिलेशन। ये वेंटिलेशन मतलब क्या है, हम पर मिनट के हिसाब से देखते हैं। तो अब पर मिनट हमारी ब्रीथिंग रेट सपोज 12 है, तो ये क्या आ जाएगा, 4.2 लीटर। समझ में आ गया एल्वोलर वेंटिलेशन समझ में आ गया सबको बच्चों। तो इतना एयर हमारे एल्वोलाई से निकलता है पर मिनट, इतना एयर हमारे एल्वोलाई से पर मिनट निकलता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, ड्यूरिंग ईच ब्रीथिंग। हम टोटल तो 500 ml लेते हैं
tidal volume. Only 350 ml of air enter in our alveoli. Remaining 150 ml become dead space. समझ में आया बच्चों? हाँ, वो शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है, वो नीचे आगे एक्सचेंज होते जाएगा ना, चेन की तरह. सो द अमाउंट ऑफ alveoli air replaced by new atmospheric air with each breathing is only about 70% of total alveolar air. ठीक है, समझ में आ गया? 30% हमारे एयर स्टे रहता है, 70% का एक्सचेंज होता है, वो नहीं आती है बाकी. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया एल्वेलर का? क्लियर है सबको? एवरीवन, चलो नेक्स्ट. डिफ्यूजन कैपेसिटी. डिफ्यूजन कैपेसिटी मतलब क्या होता है? पर मिनट में 1 mg प्रेशर ग्रेडियंट पे कितना गैसेस का एक्सचेंज होगा. ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की 20 टाइम्स है. लिखो, ये लिखो वैल्यू, यहां से लेके यहां तक लिखो. ऑक्सीजन 21 ml पर मिनट पर mmHg ऑफ प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 400 ml पर मिनट पर mmHg ऑफ प्रेशर. ठीक है, ये सारा डेटा आपको सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देगा, है ना. ये कई बार ये ऐसे एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल टाइप के, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी, इसलिए पढ़ लो उसको. क्लियर है सबको यहां तक? अब थोड़े से कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम. अब आते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट पे. ये था हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. नाउ प्रोसीड टू द कॉन्सेप्ट पार्ट. अब आपको लगाना है यहाँ पे दिमाग. तो सारा अपना दिमाग एक्टिवेट कर लो. कर लिया सबने दिमाग एक्टिवेट? थोड़ा सा ठोक लो दिमाग को सो गया हो तो है ना. अब देखो, हम चाय बनाते हैं, चाय. ठीक है, चाय बनाते हैं. डायग्राम नहीं बन रहा तो माइंड में सोचते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, नॉर्मल सी चीजें बता रहा हूं. वो चाय हमारे कप में जाने का रेट क्या डिसाइड करता है? चाय जो हमारे कप में जा रही है, नहीं जाड़ी एक आपके पास में छोटी चाय चन्नी और एक है बड़ी चाय छलनी. तो किसमें से चाय का मूवमेंट इजीली होगा और ज्यादा होगा? बड़ी छलनी में से. तो ये क्या लिख दिया हमने, किसकी बात कर रहे हैं? समझ लो एरिया. एक पॉइंट नोट कर लो, एरिया के ऊपर निर्भर करता है. किसका एरिया? मेम्ब्रेन का. ठीक है, अब यहां पे चाय का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम है. मैं बहुत कम ड्रॉप डाल रहा हूं, पर मैंने क्या करा, मैं ज्यादा अमाउंट की चाय डाल रहा हूं. यहां पे ज्यादा चाय डाल रहा हूं, लार्ज अमाउंट में. तो ज्यादा जाएगी ना चाय नीचे की साइड, इजीली जाएगी ना चाय, है कि नहीं? ठीक है, तो सेकंड क्या चीज हो गई, यहां पे अमाउंट कितना है. वैसे ही सेम एयर का जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है गैसेस का, तो गैसेस का जो ट्रांसफर होता है, रुका हुआ मैं डायग्राम का वेट कर रहा हूं, डोंट वरी. एयर का जब ट्रांसफर होता है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की तरफ, वो किस पे डिपेंड करेगा कि इस मेम्ब्रेन का एरिया कितना है. बड़ी चाय छलनी या छोटी चाय छलनी? ठीक है. सेकेंड, आपको एक डायग्राम में बताता हूं. ये आपने प्रेशर का, अरे आपको बता चुका हूं कई बार, आपको तो आ जाएगा. ये हाई प्रेशर एरिया है और ये लो प्रेशर एरिया है एक साइड. तो हाई टू लो प्रेशर होता है, तो इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर ग्रेडियंट.
समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? एक साइड में एक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के बीच में आ रहा है, जैसे हमने चाय छलनी डाली तो चाय की साइड में प्रेशर ज्यादा रहेगा और कप की साइड में प्रेशर कम रहेगा कि नहीं रहेगा? तभी तो चाय नीचे की साइड आएगी, है ना? वैसे ही जब मेम्ब्रेन से क्या होगा, एक साइड में प्रेशर ज्यादा रहेगा और दूसरी साइड में कम प्रेशर रहेगा, तभी तो गैसेस इंप्रूवमेंट हो पाएगी। तो जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस रहेगा उतना इजीली गैसेस का मूवमेंट होगा। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? अगर मैं दोनों साइड बराबर कर दूं तो क्या मूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो सेकेंड पार्ट क्या आ गया आपका? कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट। तो यही है हमारा फिक लॉ। क्या बोलता है फिक लॉ? फिक्स लॉ क्या बोलता है? अब पढ़ो इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब सब्सटेंस का मतलब यहां गैसेस की बात करेंगे, जाहिर सी बात है, क्रॉसिंग गिवन एरिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉसिंग गिवन एरिया, क्या बोल रहा है? किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई सा गैसेस हमारा क्रॉस कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन। एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, चाय छलनी कितनी बड़ी है, छोटी होगी तो कम एक्सचेंज होगा, तो एरिया कितना अवेलेबल है डिफ्यूजन के लिए। डिलीट कर दो वो वर्ड जो अभी निकला। कितना एरिया अवेलेबल है एक्सचेंज के लिए, ठीक है? ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा एक्सचेंज होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो लिखो बच्चों, क्या लिखोगे? सब्सटेंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाओ, एरिया अवेलेबल, ऐसा लिखो, एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, ठीक है? फिर सेकंड क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकंड क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी आपको मैंने हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। अब जब ग्रेडियंट का मतलब आपको समझाता हूं मैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? दो मेम्ब्रेन के बीच का डिफरेंस, वो प्रेशर का ग्रेडियंट है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के और इसमें देखते हैं हम, तो एक साइड हाई रहेगा एक साइड लो रहेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा एक साइड रहेगा और दूसरी साइड कम रहेगा, तभी तो मूवमेंट होगा ना। तो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो समझ में आया आपको फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? कि चाय जो कप में टपक रही है उसका वॉल्यूम चाय छलनी के ऊपर डिपेंड करता है कि चाय छलनी कितनी बड़ी है। बड़ी चाय छलनी रहेगी तो ज्यादा चाय नीचे आएगी, ज्यादा रफ्तार से आएगी, और कम रहेगी तो नहीं। दूसरा है कितनी ऊपर की साइड में अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है और नीचे की साइड में कम है, तभी होगा ना। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन में जैसे क्या होता है? कंसंट्रेशन हाई टू लो, बस। तो ये है फिक लॉ। तो फिक लॉ लिख लो, फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन हेडिंग डालो और लिखो अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया लिखो, ठीक है? और ये दो चीजें लिख लो, एरिया अवेलेबल लिख लो पॉइंट डाल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाओ, एरिया अवेलेबल एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये दो चीजें लिख लो। लिख ली सबने? प्रेस लाइक हु डज रिटन दिस, हु डज रिटन दिस? ठीक है ना? अब इसको याद कैसे रखोगे? चाय फीकी है, फीक लो। चाय फीकी है, मुझे फीकी चाय पसंद है, तो चाय छलनी एरिया वाला बात कर रहे थे हम, बड़ी चाय छलनी छोटी चाय छलनी, तो वो फीक लो, ठीक है? फीक मतलब फीकी। अब देखो, ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सरसाइज रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक एंड रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट इंक्रीजेस 20 टाइम्स, 20-30 टाइम्स बढ़ जाता है गैसेस का एक्सचेंज। क्यों बढ़ जाता है? द अमाउंट ऑफ दिस गैसेस ओबे हेनरीज लॉ एंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, पार्सल प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब ये जो हम एक्सेस गैसेस का एक्सचेंज क्या है, हेनरीज लॉ क्या बोलता है
कि अमाउंट ऑफ एयर जो ट्रांसफर हो रही है वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर का मतलब किसी को पता है? सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं आपको मैं, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं पार्शियल प्रेशर। अभी सांसद भवन में दो पार्टी है सपोज, एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस, तो किसके मेंबर अभी ज्यादा है? ठीक है, बीजेपी के ज्यादा है ना, तभी तो 370 हटा तो बीजेपी के मेंबर ज्यादा है अभी, और कांग्रेस के क्या है? कम है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं है ना इसमें, एग्जाम्पल है बस, ठीक है। तो यहां पे बीजेपी के ज्यादा है, कांग्रेस के कम है, ठीक है। अब यहां पे भाई बीजेपी के मेंबर ज्यादा है तो किसका चलेगा बताओ? कोई भी बिल पास होगा तो किसकी सहमति रहेगी? बीजेपी की, सीधी सी बात है ना? क्यों है प्रशांत, सही बात है कि नहीं? तो यहां पे क्या है, हाँ ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, सेम वैसे ही, ये टोटल एयर है। अब बात समझना मेरी, टोटल एयर है, उस एयर में बहुत सारी गैसेस है। ये टोटल हमारे इन्वायरमेंट में एयर है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नाइट्रोजन है, सारी गैसेस है। जिस एयर का कंटेंट ज्यादा रहेगा एयर में, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया आपको ये बात? जिस गैसेस का कंटेंट इस टोटल एयर में ज्यादा रहेगा, उसका ही पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्लियर है आपको? समझ में आ गया पार्शियल प्रेशर का मतलब? अब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय पर्टिकुलर गैस ऑन एयर, ठीक है, उसका ज्यादा रहेगा। समझ गए ना? तो ये पार्शियल प्रेशर है हमारा, ठीक है। अब ये आपको अल्टीट्यूड वगैरह में काम देगा, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आप गूगल पे, हाँ फोर्स, यस ये भी बोल सकते हैं इसको, वेरी गुड। फोर्स कितना एग्जर्ट कर रही है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, हाँ टोटल के बराबर होगा। अब फोर्स का कंट्रीब्यूशन किस पे निर्भर करेगा? जिसका उतनी क्वांटिटी होगी, चलेगी किसकी? जितनी ज्यादा नंबर होगा बहुमत के साथ में जो आएगा उसका चलेगा, उसका फोर्स ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो यही पार्शियल प्रेशर है। क्लियर है सबको पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर मेजर फैक्टर है गैसेस के डिसॉल्व में। अब जब आपको पता है कि जब आप पाथवे देखते हो तो हमारा पार्शियल प्रेशर चेंज होते जाता है बहुत, है ना? अगर हम देखें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो कितना है, मैं आपको बता देता एक नंबर। देखो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका रहेगा ये बताओ? बताओ। हाँ वेरी गुड, नाइट्रोजन का ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? अपन एयर का कंपोजिशन देखें सपोज, तो नाइट्रोजन कितना है? 79.04%। ऑक्सीजन कितना है? 20 ऑक्सीजन का याद रखना सब वैल्यू 93%। और कार्बन कितना है? 0.03%। ठीक है, अब इनका पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा? जिनकी ज्यादा क्वांटिटी उनका प्रेशर ज्यादा, तो कितना पार्शियल प्रेशर रहेगा इनका बताता हूं आपको मैं। नाइट्रोजन का कितना रहेगा बच्चों? 600, अकेले नाइट्रोजन का 600 है। ऑक्सीजन का कितना है? 150 के लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.2। यह है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब ये पार्शियल प्रेशर से ही हमारे ऑक्सीजन को एक डायरेक्शन मिलती है। आपको एक डायग्राम भेजूंगा बाद में, वो देखना आप उसमें, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे
पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होते जाएगा, ठीक है, तभी तो मोमेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, एक बार मैं उसको पहले आपको एक बार डायग्राम बता देता हूं। एक ये जो इस पे बेस्ड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बेस पे इस पे बेस्ड है। हाँ हाँ, एक्सचेंज हो, राइट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। एक बार देखना है डायग्राम। ये स्क्रीन किसकी दिख रही है मेरे को? अरे अच्छा, मैं हाँ 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 नहीं, मेरे को स्क्रीन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रही है एक लैपटॉप में। ये नेट स्लो क्यों चल रहा है आज? देखो ये डायग्राम, हर जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का चेंज होते जाता है बच्चों। जैसे जैसे बॉडी में हम मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। क्या अरे ये चल नहीं रहा यार, मैं आपको एक उसमें भेज दूंगा डायग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो चल नहीं रहा नेट ढंग से। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। अब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को, सब्सट्रैक्ट को बर्न करने के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कितने ऑक्सीजन पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर रहा हूं, कितने ऑक्सीजन पे मैंने इंटेक किया, कितना ऑक्सीजन मैंने इंटेक किया, उस पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इन दोनों का रेशियो, रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट एंड ऑक्सीजन अपटेक, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम जब हमने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया, प्रोटीन का इस्तेमाल किया कि फैट का इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ऑक्सीजन हमने मॉनिटर कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर कर लिया, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमने क्या बर्न किया अभी प्रेजेंट में ज्यादा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का और फैट का और प्रोटीन का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो अलग अलग होता है। सपोज देखो क्या है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखो 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6O2 डिवाइड बाय 6, पहले CO2 आएगा, 6O2, 6 कैंसिल, 1 1, तो यहां जाएगा 1। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर लग रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए। एक्सपायरेटरी रिएक्शन रेशियो आएगा कार्बोहाइड्रेट का 1। अगर एक्सपायरेटरी रिएक्शन रेशियो 1 आता है, इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी के लिए। फैट का एक्सपायरेटरी रिएक्शन रेशियो है 0.7। एग्जाम में पूछा गया था एक्सपायरेटरी रेशियो प्रोटीन का, नेट की 0.8 आएगा आंसर। लिख लिया सबने? कार्बोहाइड्रेट का लिखो 1, ये फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल टू CO2 आउटपुट डिवाइड बाय CO2 अपटेक। कितने ऑक्सीजन मैंने लिया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, उन दोनों का रेशियो। ये डिपेंड करता है हमने एनर्जी किसका कंजप्शन किया, किसको बर्न किया, किसका यूटिलाइजेशन किया। क्योंकि आप फैट का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा कार्बन रिलीज होगा, ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है,
ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एक मिनट, ये हाँ, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा फैट के कंडीशन में, है ना, पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन विल रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, क्लियर है, सबने लिख लिया ये तीनों वैल्यू लिख ली फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। यस, प्रेज लाइक इफ यू हैव रिटन दिस। तो ये था हमारा एक्सपायरेटरी रिएक्शन रेशियो, लिख लिया सबने। तो यहां तक था हमारा बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। कल हम पढ़ेंगे आगे ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ कैसे होता है, एक्सरसाइज के टाइम पे क्या चेंजेस होता है, होमोग्लोबिन का क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन होमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, एक्सरसाइज का ऑक्सीजन होमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पर क्या इफेक्ट होता है, पीएच का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का ऑक्सीजन होमोग्लोबिन डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, पीएच का क्या इफेक्ट होता है, डीपीजी का क्या होता है, अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं इसमें कंडीशन आ जाएगी तो तब एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस होंगे, मसल्स में कैसे अनलोडिंग डिलोडिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्लोराइड शिफ्ट क्या होती है, ये सारी चीजें हम वेंटिलेशन, एसिड बेस रेगुलेशन, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन आने वाले कल के सेशन में। यहां तक के लिए आज के लिए इतना।